आदिवासी दुनिया न्यूज। ने इतनी गर्मी में यहाँ आने का कष्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे हालात कैसे भी हो, मौसम कैसा भी हो, क्योंकि यह बात महिलाओं से जुड़ी हुई है। इसलिए हमको आप सबके साथ की ज़रूरत थी, इसलिए आपको यहाँ पर बुलाया गया ताकि कांग्रेस पार्टी अपनी बात आपके सामने रख सके और आपके माध्यम से पूरे देश को ये बात हम पहुंचा सके, पूरे झारखंड को हम ये बात पहुंचा सके कि किस प्रकार से कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार चलाया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि बीच में चुनाव के बीच में जब बंगाल और तमिलनाडु का चुनाव चल रहा है, उसके बीच में अचानक से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विशेष सत्र बुलाया जाता है संसद का। आनन फानन में संसद का सत्र बुलाया जाता है, जिसकी जानकारी किसी को नहीं है। जैसा कि हमेशा वो एक सनसनी जो है क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार से यह भी सनसनी और एक सनसनीखेज न्यूज के आधार पर सबको, विपक्ष को दिया गया कि आपको जो है विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और आपको आना है। किसी को कोई आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है और क्या होगा। और अचानक से 16 अप्रैल को महिला विधेयक बिल को नोटिफाइड किया जाता है, अधिसूचित किया जाता है। जो बिल 2023 में पारित हो गया था और पूरे विपक्ष ने खुले बाहों से भाजपा का साथ देते हुए महिला आरक्षण बिल को पास करवाया था। पूरी अच्छी नीयत से, खुली बाहों से, खुले दिल से हमने महिला आरक्षण बिल को पास करवाया था। चूंकि भाजपा की नीयत साफ नहीं थी, इसलिए 2023 में इस बिल को जो है एप्लीकेबल नहीं किया गया, लागू नहीं किया गया। कांग्रेस ने कहा कि आप इस बिल को लागू करो, आज ही लागू करो। पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन ना उनकी नीयत थी लागू करने की, ना उनकी नीयत आज है लागू करने की। बिल के साथ तमाम शर्तें उन्होंने लगा के और इस बिल को जो है एक ख्वाब जो है वो बनाकर छोड़ दिया कि जो कब पूरा होगा महिलाओं का, उसका कुछ पता नहीं। अगर मोदी जी के मन में महिलाओं के प्रति इतना ही सम्मान होता तो महिलाओं की किसी भी बात पर शर्तें नहीं लगाई जाती। जब महिलाओं को अधिकार देने की बात हो तो उस पर शर्तें नहीं लगाई जाती। लेकिन खैर 30 महीने बाद ही सही उसको नोटिफाइड किया गया और अगले दिन परिसीमन बिल को लाया गया और उस पर वोटिंग हुई, जिसमें पूरे विपक्ष ने उसके खिलाफ वोट किया और महिला आरक्षण की आड़ में जो परिसीमन लाने का, जो बिल लाने का जो खेल भाजपा ने रचा, उसको पूरी तरह से विपक्ष ने फेल कर दिया। और उस बिल को गिराने के बाद फौरन जो है मोदी जी ने अपने दिल की बात, मन की बात जो है वो, जैसा कि वो 8:30 बजे बोलते हैं, उन्होंने टीवी के माध्यम से पूरे देश को जो है संबोधित किया और उसमें विपक्ष को कसूरवार ठहराते हुए पूरे देश को भ्रमित किया कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल गिरा दिया, जबकि महिला आरक्षण बिल 2023 में कानून बन चुका है। उसको दुनिया की कोई ताकत न गिरा सकती है, ना हिला सकती है, ना मिटा सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की जनता को इस तरह से भ्रमित करना, देश की माताओं को, बहनों को इस तरह से भ्रमित करना कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल गिरा दिया, ये बहुत ही, मेरी नजर में बहुत एक ऐसी चीज है जो प्रधानमंत्री जी को नहीं करनी चाहिए थी, उनके पद की गरिमा के हिसाब से। क्योंकि जो कानून बन चुका है उसको कोई गिरा नहीं सकता है। वो बिल पेश हुआ ही नहीं। जो बिल पेश हुआ वो परिसीमन बिल था
और परिसीमन बिल को महिला आरक्षण बिल की आड़ में लाया जा रहा था, बिना किसी विचार विमर्श के, बिना किसी मीटिंग के, बिना किसी राय के, बिना किसी से बात किए हुए, बिना कोई जो है केंद्रीय समिति की मीटिंग किए हुए कभी भी परिसीमन का कोई भी बिल लाया जाए तो उस पर पूरा संसद की, जिसमें विपक्ष और सरकार की बैठकें होती हैं, बाकायदा व्यापक रूप से बहस होती है और पूरे दोनों की सहमति से परिसीमन बिल लाया जाता है। क्योंकि ये कोई एक छोटी मोटी कोई छोटा मोटा बिल नहीं होता, इसमें पूरे देश का राजनीतिक ढांचा जो है, राजनीतिक नक्शा तय होता है। और ये केवल और केवल अपनी मर्जी से परिसीमन लाना चाहते थे, जैसा कि इन्होंने जम्मू कश्मीर में सीटों का बंटवारा किया परिसीमन करके। उसमें केवल जम्मू को सीटें दी गई, कश्मीर को कम मिली। जहां पे इनकी सरकार आती है, जहां पे इनका बहुमत है, वहां पे ज्यादा सीट कर दी गई, जहां पे बहुमत नहीं है वहां पे कम कर दी गई। यही बिल्कुल जो है आसाम में दोहराया गया। तो विपक्ष का कहना यह है कि अगर आपको परिसीमन बिल लेकर आना है तो उसमें पूरे विपक्ष की सहमति होनी चाहिए, सबका आपस में बैठकर बात करना इस पे जरूरी है, सोच समझ के ये बिल लाया जाए। लेकिन जेरीमैंडरिंग की तरह अपनी मर्जी से कहीं से भी नक्शा खींच देना अपने राजनीतिक लाभ के लिए, वो बिल्कुल देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र को तोड़ने वाला है। तो यहां पर यह बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि विपक्ष ने कोई महिला आरक्षण बिल नहीं गिराया। जो बिल गिराया गया वो परिसीमन बिल था, जो कि पूरी तरह से देश को तोड़ने वाला था, देश को बांटने वाला था, जिसमें सदर्न जो हमारे स्टेट्स हैं उनको बिल्कुल नकार दिया जाता, उनको बिल्कुल ही उनकी भूमिका जो है देश के राजनीतिक अचल में नगण्य हो जाती। जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं, जो हमारी ईस्ट के जो है, उनको बिल्कुल जो है उनका हक जो है उनको नहीं मिलता। इसी तरीके से गोवा है, गोवा में 2 सीट है, वो सीट 1 हो जाती। तमाम इस तरह से जहां पे इनको जो है बहुमत नहीं है, वहां पे बिल्कुल पूरी तरह से उनको जो है राजनीतिक लाभ के लिए उनको बिल्कुल उनके हकों से वंचित कर दिया जाता। ऐसा भाजपा का प्लान था और वो प्लान पूरी तरह से कांग्रेस ने ध्वस्त कर दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी राज्य को उसके हक से वंचित किया जाए, किसी भी इस देश के नागरिक को उसके हक से वंचित किया जाए। 23 में अचानक से बिल लाया गया, हालांकि उसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं था, उसका कोई मैप नहीं था कि किस प्रकार से लागू किया जाएगा, किसको कितना हक दिया जाएगा। आनन फानन में बिल लाया गया, फिर भी पूरे विपक्ष ने खुली बाहों से इसे स्वीकार किया और खड़े होकर इसका स्वागत किया और किसी ने इसका विरोध नहीं किया। निर्विरोध ये बिल जो है वो पास हो गया और कानून बन गया। उसके बावजूद आज कांग्रेस को ये कहा जा रहा है कि आप महिला विरोधी। हम ये पूछना चाहते हैं कि महिला विरोधी वो है जो आपको बार बार पत्र लिखकर ये सूचित कर रहे हैं कि आप महिला आरक्षण बिल लेकर आइए, जो पंचायती राज में महिला आरक्षण बिल लेकर आए, जो लगातार महिला आरक्षण बिल लाने की कोशिश कर रहे थे, या वो है जिनके 100 से भी ज्यादा सांसद और विधायक महिला क्राइम में दोषी है, जो मणिपुर में जब महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जाता है और आप उस पर एक बयान तक अपना जारी नहीं करते। आज 60,000 महिलाएं और बच्चे विस्फाटित हो चुके हैं, उनके बारे में आपने क्या एक्शन लिया, आपने क्या किया उन महिलाओं और बच्चों के लिए? 2023 में ही केवल जब महिला आरक्षण बिल आया था, 21 महिलाओं के साथ बलात्कार और उनके मर्डर की खबर आ चुकी थी, लेकिन मोदी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसी सरकार में यह हुआ कि कुलदीप सेंगर जैसा एक व्यक्ति
अपने घर आई एक नाबालिग लड़की नौकरी के लिए मांगने आती है, उसका बलात्कार करता है और उसके बाद उसके साथी उसका बलात्कार करते हैं और उसके बाद उसके पूरे परिवार को मार दिया जाता है। तब तक भी उसको जो है भाजपा अपनी पार्टी में रखती है, उसको अपनी पार्टी से नहीं निकालती। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा नेता जो हमारे देश में देश की जो मान सम्मान बढ़ाने वाली पहलवान लड़कियां थी, उनके साथ उनको मोलेस्ट करता है। छोटी बच्चियों को, नाबालिग बच्चियों को जो अभी जो खेलना सीख रही हैं, उनको मोलेस्ट करता है। उस पर दिल्ली पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट लगाया जाता है। उसके बावजूद वो संसद में बैठ के ठहाके लगाता है और उसको जो है पार्टी से निष्कासित नहीं किया जाता। इस सरकार में ही ये हुआ कि हाथरस में एक बेटी के साथ बलात्कार होता है और पुलिस उसे जबरदस्ती उसके शव को सफदरजंग हॉस्पिटल से खींच के ले जाती है और जाकर गांव में पेट्रोल डालकर जला देती है बिना उसकी माँ बाप की मर्जी के और बिना किसी को इत्तला दिए, और दोषियों को सजा नहीं मिलती है, दोषियों को बचाया जाता है। इसी सरकार में ये होता है कि छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और वो भाजपा के पदाधिकारी निकलते हैं, लेकिन पदाधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। बनारस यूनिवर्सिटी में भाजपा के पदाधिकारी, भाजपा के एबीवीपी के कार्यकर्ता नहीं, पदाधिकारी कॉलेज की यूनिवर्सिटी की बेटी के साथ रेप करते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती और वो खड़ा होकर बाकायदा मोदी जी के साथ और बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवाता है, उसको निकाला नहीं जाता। और यहां तक कि जो महिला पदाधिकारी है, जो विधायक है, उन तक पर लाठियां बांधी जाती है, लेकिन इस सरकार की कान पर जू नहीं लगती और ये हमें महिला विरोधी होने का इल्जाम लगाती है। ये हमें महिलाओं के लिए पाठ पढ़ाती है। क्या इन्हें पढ़ाना चाहिए? इनको शर्म आनी चाहिए कि इनके राज में 12 साल में सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हुए और आज तक महिलाओं पर अत्याचार होने वाले जो सबसे बड़े हाईलाइटेड हाई प्रोफाइल केसेस है, उसमें ज्यादातर भाजपा अधिकारियों का, भाजपा पदाधिकारियों का, भाजपा विधायकों का और भाजपा सांसदों का नाम आया। अब मैं एक दूसरा पक्ष आपके सामने रखना चाहती हूं। महिला आरक्षण बिल में हमने इनसे कहा कि आप लागू करिए, आज करिए। 543 सीट है, आप 181 सीट जो है महिलाओं को दे दीजिए, उनका हक उनको दे दीजिए। लेकिन इन्होंने इस बात पर बिल्कुल भी गौर नहीं किया। इन्होंने कहा कि नहीं, हम परिसीमन करेंगे, उसके बाद सीट बढ़ाएंगे, उसके बाद महिलाओं को देंगे। उस पर भी जब कांग्रेस का बार बार कहना था कि जाति जनगणना की जाए और ओबीसी वर्ग की महिलाओं को उनका अधिकार जो है वो दिया जाए, ओबीसी महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित रखने का ये कुत्सित प्रयास है भाजपा का, जिसको ये अपनी भ्रमकारी नीतियों से जनता को भटकाकर कि इस तरह का आरक्षण जो है वो मान्य नहीं है, ये देश की जनता को बताया जा रहा है। लेकिन हम बार बार हम यही कहते हैं कि आप 2011 की जनगणना के आधार पर ओबीसी महिलाओं को उनका अधिकार दो और आज और अभी मानसून सत्र में आने वाले आप जो है बिल आपका जो है आपने नोटिफाइड करा दिया, उसको लागू कर दीजिए। 2029 में जो महिलाओं को उनका अधिकार मिल जाएगा। लेकिन इनकी मंशा बिल्कुल केवल और केवल राजनीतिक लाभ के लिए है और अपनी पार्टी के भले के लिए। महिलाओं के लिए दूर दूर तक भाजपा का कोई भी कंसर्न नहीं है। इसीलिए ना ये जनरल, ना ये ओबीसी, ना ये एससी, ना ये एसटी, किसी भी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो इनका मकसद है ही नहीं। इनका मकसद केवल और केवल किसी प्रकार से सत्ता में रहना है। उसके लिए तमाम तरह के मुद्दे रोज लेकर आना है
इसी क्रम में जो है महिला आरक्षण बिल लाया गया, इसी क्रम में आनंद फानंद में संसद सत्र बुलाया गया, इसी क्रम में परिसीमन जो है जो मैंने बताया आपको कि उसके पीछे इनकी क्या मंशा थी, वो लागू करने की इनकी मंशा थी कि ताकि इनकी जो पार्टी वो सत्ता में रह सके हमेशा के लिए। तो इस बात का जवाब मैं आप सबके माध्यम से ये देना चाहती हूं कि आज से नहीं, जब से कांग्रेस अस्तित्व में है, जब से हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब से कांग्रेस महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ रही है। वो केवल कांग्रेस पार्टी है जिसने महिलाओं को अधिकार दिए। एनी बेसेंट से लेकर और आज सोनिया गांधी तक तमाम हमने ऐसी महिलाएं दी, ऐसी पावरफुल और ऐसी सशक्त महिलाएं इस देश को दी, जिसमें इंदिरा गांधी का नाम सबसे पहले आता है, जो विश्व की, केवल देश की नहीं, विश्व की एक बहुत सशक्त महिला नेता के तौर पर सामने आई, जो कि देश की पहली प्रधानमंत्री थी और विश्व की दूसरी प्रधानमंत्री थी। तो हमें ये पाठ ना पढ़ाया जाए कि हम महिला विरोधी हैं। जब मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस समय वो एक प्रस्ताव लेकर आए थे जिसमें महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की बात की गई थी। उन्होंने कांग्रेस कमेटी में ये प्रस्ताव रखा था, वहां से ये शुरू हुआ हमारा महिला सशक्तिकरण। उसके बाद लगातार राजीव गांधी जी ने पंचायती राज में, नगर पालिका में महिलाओं को आरक्षण देकर ये साबित किया, वो भी 5 साल तक उस पर बहस चली थी, ये साबित किया कि हम महिला सशक्तिकरण के हक में हैं और महिला सशक्तिकरण करना चाहते हैं। हम बार बार बिल लेकर आए, 1996 में लेकर आए, उसके बाद लगातार बिल लेकर आए, और जब 2010 में बिल को पारित नहीं करने दिया गया क्योंकि हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं था और महिला बिल पास नहीं हो पाया, उसका हमें सख्त अफसोस है। जब भाजपा की सरकार आई 2014 में, तो 2017 में सोनिया गांधी जी ने मोदी जी को पत्र लिखकर कहा कि आपके पास इस समय प्रचंड बहुमत है, आप महिला बिल बिना किसी विरोध के ला सकते हैं, ये महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि हम इसके लिए बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं और देश की महिलाएं इसका बहुत इंतजार कर रही हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप महिला बिल लेकर आइए, चूंकि आपके पास पूर्ण बहुमत है, ये बिल फौरन पास हो जाएगा और देश की महिलाओं को उनका अधिकार दे दीजिए। लेकिन मोदी सरकार की कान पर जू तक नहीं रही। उसके बाद 2018 में राहुल गांधी जी ने पत्र लिखा, ये राहुल गांधी जी ने पत्र लिखा कि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप, क्योंकि आपके पास प्रचंड बहुमत है और 32 लाख हस्ताक्षरों के साथ, इस लेटर के साथ 32 लाख हस्ताक्षरों के साथ आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप जो है महिला आरक्षण बिल लेकर आइए और उसको पास करवाइए। विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है, इस देश की महिलाओं को उनका हक दीजिए। चूंकि उस समय इसका कोई राजनीतिक लाभ भाजपा को नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया और वो ये बिल नहीं लेकर आए। हमारा यही कहना है कि किसी भी परिस्थितियों में कांग्रेस सदैव इस देश की महिलाओं के साथ है और हमेशा रहेगी, और 2029 में कांग्रेस सरकार बनाएगी और उसमें महिलाओं को उनका अधिकार देगी। हर वर्ग की महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा, ओबीसी को भी, एससी को भी, एसटी को भी, हर वर्ग की महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा। ये कांग्रेस का वादा है देश की महिलाओं से।